वेबर के अनुसार नौकरशाही क्या है और इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, इसके लक्षण क्या क्या हैं, यह तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में जान लिया। आज हम जानते हैं नौकरशाही के सामाजिक परिणाम। वेबर ने कर्मचारी तंत्र या नौकरशाही का विश्लेषण करके सामाजिक परिणामों की दृष्टि से भी किया है। उनकी गहन और पैनिक दृष्टि ने इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों पर विचार किया है। इन दोनों पक्षों को हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। जो दो पक्ष हैं नौकरशाही के, पहला तो है नौकरशाही के सकारात्मक परिणाम और जो दूसरा पक्ष है वो है नौकरशाही के नकारात्मक परिणाम। तो आइए बच्चों, पहले हम नौकरशाही के सकारात्मक परिणाम को देखते हैं। सकारात्मक परिणाम जो हैं उन्हें कुछ बिंदुओं के आधार पर हम देखेंगे। तो उसमें पहला बिंदु है प्रशासन को प्राविधिक श्रेष्ठता प्रदान करना। नौकरशाही संगठन के किसी भी अन्य स्वरूप की तुलना प्रावधानिक दृष्टि से श्रेष्ठ है। अवैयक्तिक नियमों द्वारा निर्दिष्ट होने के कारण नौकरशाही कार्यवाही की सामान्य विश्वसनीय एवं गण्यता को बढ़ा देती है। इसी प्रणाली के अंतर्गत कार्य अधिक सूक्ष्मता से, तेजी से, मितव्ययता के साथ और बिना किसी अनावश्यक विवाद के साथ संपन्न होता है। दूसरा है प्रजातंत्र के लिए अनिवार्य। मैक्स वेबर का उचित ही कहना है कि जो प्रजातंत्र का विस्तार होगा, नौकरशाही पर आधारित प्रशासन व्यवस्था की अपरिहार्यता भी बढ़ती जाती है। प्रजातंत्र स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों के प्रशासन के स्थान पर कानून द्वारा स्थापित सरकारी सेवाओं में लगे अधिकारियों द्वारा स्थापित होता जाता है। मैक्स वेबर की इन्हीं भावनाओं को जूलियन फ्रायड ने बड़े सुंदर शब्द से में व्यक्त किया है। उनका यह सामान्यतः स्वीकार कर लिया गया है कि प्रजातंत्रीकरण और नौकरशाहीकरण साथ साथ चलते हैं। तीसरा जो सकारात्मक परिणाम है नौकरशाही का, वो है प्रशासन एवं राजनीतिक नियंत्रण की पृथकता संभव। नौकरशाही एक ऐसी प्रशासनिक संगठन की मशीन है जो स्वचालित है, जिसके द्वारा यह संभव हो जाता है कि राजनीतिक नेतृत्व व्यवस्थापिका एवं नीति निर्माण के कार्यों पर ही इसका ध्यान केंद्रित कर सके। साथ ही कर्मचारी तंत्र पर भी राजनीतिक नेतृत्व अपना नियंत्रण रख सकता है ताकि वह मनमानी पर न उतर आए। ऐसा होना इसलिए भी संभव है क्योंकि नौकरशाही प्रशासन को स्थायित्व एवं निरंतरता प्रदान कर देती है। यह व्यक्ति विशेष पर आधारित नहीं है। राजनीतिक नेतृत्व बदल भी सकता है, परंतु यह संगठन अपना कार्य निरंतर करता रहता है। चौथा है शिक्षा के महत्व एवं विविधीकरण को प्रोत्साहन। नौकरशाही की आवश्यकताओं ने शिक्षा के स्वरूप को भी प्रभावित किया है। स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों के विभिन्न क्षेत्रों में कर्मचारियों की मांगों को देखते हुए शिक्षण के पाठ्यक्रम व प्रशिक्षण के तरीके बदलने पड़े हैं। डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, डिग्री आदि का महत्व बढ़ गया है। कर्मचारी के चयन के लिए ये बड़े सहायक सिद्ध होते हैं तथा नए नए विषय विश्वविद्यालयों में पढ़ाए भी जाने लगे हैं। पांचवा है एक नई तार्किक, वैज्ञानिक व अवैयक्तिक संस्कृति का उदय। प्रतियोगी परीक्षाओं पर आधारित नियमों की औपचारिकता द्वारा निर्दिष्ट मानवीय भावनाओं से तटस्थ दफ्तरी कार्यप्रणाली एक नई संस्कृति को विकसित कर रही है। यह सेवा को एक जीवन भर व्यवसाय बनाती है। इस भांति समय सारणी में आबद्ध औपचारिक एवं लिखित नियमों की प्रतिष्ठा से विभूषित योजनाबद्ध जीवन शैली का विकास होता है। प्रत्येक कदम लागत और लाभ के विश्लेषण के आधार पर उठाए जाने लगता है। छठा जो इसका बिंदु है सकारात्मक, वो है प्रशासन के साधनों का एकत्रीकरण। जो नौकरशाही संगठनों का आकार बढ़ता जाता है, त्यों इसको चलाने के लिए साधनों की स्वतंत्रता व्यक्तियों और समूहों से ले ली जाती है और इसे शासन करने वाले अल्पसंख्यक समूह से के अधिकार में दे दिया जाता है। सच तो यह है कि शासन के आधुनिक साधन व्यक्तियों की आर्थिक क्षमता से बाहर हैं। एक समय था जब उत्पादन, प्रशासन एवं विद्युता के साधन घर के अभिन्न अंग थे, पर जो ही एकत्रीकरण की प्रक्रिया बढ़ी, ये घर से अलग हो गए। फलतः आधुनिक नौकरशाही प्रशासन की विशेषता परिवार से व्यापार, पदाधिकारी से पद और विद्वान से गवेषणा की सुविधाओं को अलग करने पर निर्भर हुई।
नौकरशाही प्रशासन के साधनों के एकत्रीकरण को प्रोत्साहित करती है। सातवां है आर्थिक सामाजिक अंतरों को पाटना। नौकरशाही एक ऐसा संगठन प्रणाली है जो आर्थिक और सामाजिक भेदों को दूर कर सामाजिक समतलीकरण करती है। वस्तुनिष्ठ शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व औपचारिक परीक्षा के आधार पर विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की जाती हैं। परिवार, वंश या आर्थिक संपन्नता ऐसी नियुक्तियों को प्रभावित नहीं करती। जो भी व्यक्ति योग्यता के आधार पर किसी पद पर आसीन होता है उसके अधीन सभी कर्मचारी उसके निर्णय मानेंगे। इस प्रकार नौकरशाही सामाजिक अंतरों को पाटती है। इस भांति मैक्स वेबर ने नौकरशाही के प्रकाशमान पक्ष का वर्णन किया और यह बताया कि जो समाज में औद्योगिकीकरण का विकास होगा, राज्य की सार्वजनिक क्रियाओं का क्षेत्र बढ़ता जाएगा, त्यों नौकरशाही संगठन की आवश्यकता बढ़ती जाएगी। मैक्स वेबर ने जो है ये तो नौकरशाही के सकारात्मक परिणाम बताए। आइए नौकरशाही के कुछ नकारात्मक परिणाम भी हम देख लें। नकारात्मक परिणामों में जो पहला बिंदु है वो है रचनात्मक निजी पहल में बाधक। औपचारिक नियमों का कठोरता से पालन और अपने पद के दायित्वों पर ही स्वयं को सीमित रखने का अभ्यास व्यक्तिगत स्वतंत्रता का गला घोट दे सकता है। इसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति की स्वतः स्फूर्त, सूझबूझ, रचनात्मकता और पहल करने के साहस जैसी शक्तियों का विकास अवरुद्ध हो जाता है। व्यक्ति की कर्मचारी के रूप में केवल अपनी नौकरी को सुरक्षित करने की इच्छा बलवती हो जाती है। निर्णय के साथ दायित्व आता है और वह विचाराधीन मामले को टालता जाता है। नौकरशाही व्यवस्था कर्मचारी को नीरस और उबाऊ दिनचर्या में फंसा देती है। दूसरा है आत्मविहीन विशेषज्ञों का उदय। नियम एवं विधियों की अवैयक्तिकता ऐसे विशेषज्ञों को उत्पन्न कर सकती है जो अपने सीमित कार्य क्षेत्र में सिमटे समग्र संगठन के लक्ष्यों को भूल जाएं। यह भी संभावना हो सकती है कि नियमावली और प्रक्रिया के साधन बन जाएं। वेबर ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि दफ्तरी आचरण की अवैयक्तिकता की प्रवृत्ति आत्मविहीन विशेषज्ञों को जन्म देने की होती है। तीसरा है भीरू अधिकारी, है ना। नौकरशाही में अधिकारीगण जनता से दूर विशाल भवन में कायदे से काम करने के आदी हो जाते हैं। सरकारी गोपनीयता का नियम भी उनकी सुरक्षा की भावनाओं को बढ़ा देता है। सभी व्यक्ति शांति, व्यवस्था और सुरक्षा की आवश्यकता के आदी हो जाते हैं। चौथा जो है वो परंपरात्मक मूल्यों का ह्रास होने लगता है। वेबर कहते हैं कि वास्तव में युक्तिकरण, जिसकी एक प्रमुख अभिव्यक्ति नौकरशाही है, परंतु अतार्किक है। तार्किकता हमें उन परंपरागत मूल्यों से अलग कर देती है जो मानव जीवन को अर्थ और लक्ष्य प्रदान करते हैं। इस भांति हम देखते हैं कि वेबर ने जो है नौकरशाही के गुण भी बताए हैं और कुछ उनके नौकरशाही से होने वाले दुष्परिणामों को भी की ओर भी उन्होंने